तो जो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है अध्याय 4 गति के नियम, है ना, उसको देख लेते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट प्रश्न होंगे उसी भर को देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर दूसरा नंबर है, संवेग में परिवर्तन की दर बराबर होती है। क्वेश्चन मिल गया, लेकिन इस क्वेश्चन को ये भी समझना है कि ये दो तरह से आता है एग्ज़ाम में। ठीक है, यदि दर ना लिखा रहे तब ये किसके बराबर होगा? आवेग के। और यदि संवेग में परिवर्तन की दर भी लिखा रहेगा तो किसके बराबर होगा? बल के। ये क्वेश्चन दर का है, तो दर का मतलब ये किसके बराबर है? बल के बराबर है। समझ में आ गया? तो आपको समझना है दो तरह से प्रश्न। एक तो ये है कि संवेग में परिवर्तन बराबर होता है, तो क्या हो जाएगा? क्वेश्चन देखो, आवेग। और यदि संवेग में परिवर्तन की दर भी लिखा है तब क्या लिखेंगे? बल। तो इस तरह से यहाँ पर आपको समझना है। फिर देखो तीसरा नंबर का प्रश्न है, गतिशील गोली लकड़ी के एक टुकड़े से टकराकर उसमें धंस जाती है, तो इसमें क्या संरक्षित रहेगा? तो देखो जब कोई चीज़ धंसती है किसी के अंदर तो ये अप्रत्यास्थ संघट्ट है। अप्रत्यास्थ संघट्ट में केवल क्या संरक्षित होता है? संवेग, है ना। ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, किसी वस्तु के जड़त्व का क्या कारण है? तो वो क्या होता है? द्रव्यमान, है ना। जिसका द्रव्यमान अधिक होगा उसका जड़त्व भी अधिक होगा। इसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये देखिए, नाव से किसी सवार के किनारे पर कूदते समय क्रिया बल लगता है। तो जैसे मान लो यहाँ पर नाव है, कोई व्यक्ति कूदेगा तो पहले इसमें धक्का मारेगा तब वो किनारे आएगा। तो इसका मतलब यह है कि पहले बल इधर की ओर लग रहा है, इसलिए क्रिया बल किस में लगेगा? नाव में, है ना। यदि यहाँ पर ये पूछ लेता, ये प्रश्न दो तरह से आता है। ठीक है, अभी क्या पूछा है? क्रिया बल। एक शब्द बदलना है, क्वेश्चन यही है, क्रिया की जगह प्रतिक्रिया बल किस में लगता है, तब किस में हो जाता? व्यक्ति पर। समझ में आ रहा? दोनों तरह का क्वेश्चन ये घुमा देता है। क्रिया बल किस पर? नाव पर। तो प्रतिक्रिया बल किस में लगेगा? व्यक्ति पर। अब ये भी प्रश्न है, देखिए आठवां वाला, सीमांत घर्षण निर्भर करता है। तो किस पर निर्भर करता है? अभिलंब प्रतिक्रिया पर। ठीक है, और ये जितने घर्षण हैं उसमें से सबसे अधिक घर्षण किसका होता है? सीमांत घर्षण का। 10 नंबर का प्रश्न भी आ जाता है कभी कभी, इसको देखो, इसका तरीका समझना है। मान तो बदल सकता है। 5 किलोग्राम ट्राली में बल लगाने पर 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होता है, तो बल का मान कितना है? तो जो सीधा है, बल का सूत्र क्या होता है? F=ma। तो m का मान कितना है? 5। a का मान कितना है? 10। गुणा करोगे कितना आ जाएगा? 50 न्यूटन। इस तरह से सिंपल सा ये प्रश्न है। अब यहाँ खाली स्थान वाले प्रश्नों को देखते हैं। किसी वस्तु का खाली स्थान उसके जड़त्व की माप होती है, तो क्या होता है? ये द्रव्यमान। अभी तो आया था। प्रकृति में जो बल होते हैं सदैव किस में होते हैं? युग्म में, जोड़े में होते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यदि किसी निकाय पर बाह्य बल न लगाया जाए तो उसका रेखीय संवेग नियत रहता है। संवेग संरक्षण का सिद्धांत ही है। तो परिभाषा न पूछ के खाली स्थान में पूछ लिया, है ना। यहाँ क्या नियत रहेगा? रेखीय संवेग। फिर यहाँ पर 6वें नंबर को थोड़ा सा देखना है आप। जो चीज़ें अभी इम्पॉर्टेंट नहीं है मैं छोड़ रहा हूँ। बल बराबर क्या है? द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो यहाँ त्वरण लिख देना है आपको। एसआई पद्धति में बल का मात्रा क्या होता है? न्यूटन होता है। फिर देखो ये 9वां नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत क्या होती है? प्रतिक्रिया। ये न्यूटन के गति का तीसरा नियम है। ठीक है, अब यहाँ पर गतिज घर्षण संपर्क तलों के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, है ना। तो किस पर निर्भर नहीं करता? क्षेत्रफल पर। जो कोई भी घर्षण होगा वो क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करेगा। अब 1 kg भार को यदि हम न्यूटन में लिखना चाहें तो कितना होगा? 9.8। ये नहीं है, है ना, माइनस माइनस नहीं, 9.8। सूत्र ही होता है जो भार का, W क्या होता है? mg, है ना। तो m का मान कितना है? 1। और g का मान कितना है? 9.8। तो कितना हो जाएगा? 9.8
8 न्यूटन, इस तरह से। अब देखो, वृत्तीय गति में केंद्र की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है? अभिकेंद्र बल। मान लो यहाँ पर बल ना लिख के त्वरण लिख देता तो अभिकेंद्र त्वरण हो जाता, है ना। बल लिखेगा तो बल और त्वरण लिखेगा तो त्वरण लिख देना है हमको। अब देख लेते हैं एक वाक्य के उत्तर। अच्छा, प्रश्न आपको ऐसे भी समझना है कि मान लो ये एक वाक्य का प्रश्न है तो चाहे खाली स्थान में पूछ दे, है ना, या विकल्प में पूछ दे, या सत्य सत्य में पूछ दे, तो किसी फॉर्मेट में भी आ सकता है प्रश्न, है ना। इस तरह से है। और बाकी प्रश्नों को तो मैं छोड़ते ही जा रहा हूँ। तो यदि जिनको पूरा पढ़ना होगा तो एल के फिजिक्स ऐप डाउनलोड कर लेंगे, उससे देख सकते हैं। तो यहाँ पर दूसरा प्रश्न देखते हैं ना, संवेग का एसआई मात्रक और विमीय सूत्र क्या है। तो जब ऐसे प्रश्न आए, चाहे संवेग का, बल का, किसी का भी, तो सबसे पहले हम सूत्र के बारे में सोचते हैं। तो संवेग का सूत्र क्या होता है? P इक्वल टू एम भी, द्रव्यमान गुणे वेग क्या होता है? संवेग। इससे हम मात्रक निकाल सकते हैं। तो द्रव्यमान का मात्रक क्या हो गया? किलोग्राम। और वेग का मात्रक क्या हो गया? मीटर प्रति सेकंड। तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड बन गया। इसी से बीमी सूत्र, मात्रक से भी बीमी सूत्र निकाल सकते हैं, सूत्र से भी निकाल सकते हैं। तो जैसे द्रव्यमान का बीमी सूत्र क्या होता है? m, और वेग का क्या होता है? एल टी माइनस वन। तो इस तरह से यहाँ पर एम एल टी माइनस वन हो गया। ठीक है। इसके बाद तीसरा प्रश्न देखिए, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम का हमको क्या लिखना है? सूत्र। तो ये F इक्वल टू होता है डी पी अपॉन डी टी। ये एम ए लिखें या न लिखें ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, इतना भर आपको लिखना है। यही है ना कि संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए बल के क्या होता है? समानुपाती होता है, इस तरह से। अब देखो, ये घुमाने वाला प्रश्न है ना। कोई वस्तु एक समान गति में है तो उस पर लगने वाला कुल परिणामी बल शून्य होगा या नहीं होगा? तो क्या होगा? शून्य, क्योंकि गति कैसी है? एक समान। एक समान गति में त्वरण ही नहीं लगेगा। जब त्वरण नहीं लगेगा माने बल नहीं लग रहा है। हम पहला नियम जानते हैं कि यदि कोई वस्तु एक समान गति में है तो चलती रहेगी, और यदि विराम में है तो विराम में रहेगी जब तक बाह्य बल न लगाया जाए। तो ये किस में है? एक समान गति में है, माने यहाँ पर बल का मान कितना होगा? शून्य है। अब देख लेते हैं, पानी पर तैरते हुए m द्रव्यमान का एक कार्क पर नेट बल मान कितना होगा? माने कार्क माने छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा है, मान लो ये इस तरह से, ये पानी के ऊपर क्या हो रहा? तैर रहा, तो इस पर नेट बल कितना हो गया? तो ये तैरने का मतलब ये हो गया कि इस पर नेट बल का मान कितना है? शून्य है। अब देखो, यहाँ पर शून्य बल वाले और भी प्रश्न हैं। वर्षा की बूंद नियत वेग से आगे गिर रही है। किस वेग से? नियत। तो जब वेग में परिवर्तन नहीं होगा, माने त्वरण नहीं है, तो बल का मान इसमें क्या होगा? शून्य होगा। ठीक है, इसमें बल नहीं लगता है, जब नियत वेग रहता है तो बल नहीं लगेगा। हाँ जी, 8वें नंबर का प्रश्न देखिए, एक वस्तु पर एक समान बल आरोपित किया गया है, क्या नियत होगा? बल का मान कैसा है? एक समान। तो अब बल जो है ना, त्वरण के समानुपाती होता है। एफ समानुपाती क्या होता है? ए। तभी तो ये सूत्र बन जाता है एफ इक्वल टू क्या? एम ए। माने यदि बल का एक समान है तो उसमें क्या एक समान रहेगा? त्वरण। तो इसमें पूछता है क्या इसमें समान रहेगा? संवेग समान रहेगा कि त्वरण समान रहेगा कि गतिज ऊर्जा समान रहेगी? तो इसमें क्या समान रहेगा? त्वरण। ठीक। 9वें नंबर का प्रश्न देखो, लंबी कूद में खिलाड़ी कुछ दूरी दौड़कर आते हैं ताकि वो अधिक दूरी तक कूद सकें। इसमें गति के किस नियम का उपयोग किया जाता है? तो जैसे मान लो, चाहे लंबी कूद का खिलाड़ी हो, चाहे क्रिकेट में एक बॉलर हो, जब वो आता है तो पहले ऐसे ऐसे दौड़ता है, फिर एक जगह खड़े होकर के फिर वो फेंकता है। सीधे खड़े खड़े नहीं फेंकता है, ये खड़े खड़े नहीं कूदता है। तो इसमें किस नियम का उपयोग किया जाता है? संवेग संरक्षण के नियम का उपयोग किया जाता है। अब यहाँ पर 2 अंकों के प्रश्नों को देखते हैं। तो इसका सबसे पहले दूसरा प्रश्न देखते हैं, संवेग किसे कहते हैं? यह सदिश है कि अदिश राशि है? तो ऐसे के लिए केवल सूत्र समझो, ये लिखा ना P इक्वल टू एम इंटू वी। एम माने वस्तु का द्रव्यमान, वी माने वस्तु का वेग। तो वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। और ये कैसी राशि होती है? सदिश राशि होती है। ठीक है।
फिर इसमें ये 10वें नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। क्रिकेट खिलाड़ी कैच लेते समय अपने हाथों को कहाँ की ओर खींचता है? पीछे की ओर। जब ये बॉल आएगी तो हाथ को ऐसे बॉल से खींच करके कहाँ की ओर ले जाता है? नीचे की ओर ले जाता है। ऐसा क्यों करता है? उसका कारण क्या है? तो जब खींचता है तो समय अंतराल क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, माने समय ज़्यादा लगेगा खींचने में। तो आवेग संवेग प्रमेय के अनुसार बल का प्रभाव क्या हो जाता है? घट जाता है, माने उसको बल कम लगेगा, तो उसको चोट नहीं लगेगी। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो इसमें आपको दो चीज़ें रखना है, वो खींचेगा तो क्या बढ़ेगा? समय अंतराल। और क्या घटेगा? बल। बल घट जाएगा, बल का प्रभाव लिखना है, या बल घट जाएगा। ठीक है, जिससे उसको चोट नहीं लगेगी। इसके बाद 11वां नंबर का प्रश्न है, पहियों में बॉल बेरिंग का उपयोग क्यों किया जाता है? इस तरह से है, बॉल बेरिंग का मतलब ये इस तरह से एक गोला गोला रहता है ना, फिर इसमें छर्रे लगे रहते हैं इस तरह से। ठीक, और इन छर्रों के बगल को फिर इसको ऐसे कवर कर देते हैं ऐसा, फिर इसके बीच में कोई शाफ्ट डाल देते हैं तो ये घूमता है। तो ये बॉल बेरिंग का उपयोग क्यों करते हैं? बेरिंग समझते होगे, है ना। तो इसमें क्या होता है, जो सर्पी घर्षण है वो किस में बदल जाता है? लोटनिक घर्षण में, है ना, जिससे घर्षण का मान क्या हो जाता है? घट जाता है ना। किसी भी चीज़ में, जैसे ट्रक में ही पहिया लगा है, तो पहिया क्यों लगा है? सीधे जाने देते। या आपके साइकिल में पहिया क्यों लगा है? तो जो पहिया होता है वो घर्षण के मान को घटाता है, लोटनिक घर्षण हो जाता है वो। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पर भी बताना है कि इसमें जो सर्पी घर्षण है वो किस में बदल जाता है? लोटनिक घर्षण में बदल जाता है, और घर्षण का मान क्या हो जाता है? घट जाता है। अब इस प्रश्न को देखिए, बंदूक से गोली छोड़ते समय बंदूक को कंधे से सटाकर रखा जाता है, क्यों? तो देखिए, बंदूक से गोली छोड़ते समय बंदूक को कंधे से सटाकर रखा जाता है क्योंकि प्रभावी द्रव्यमान बढ़ जाने से प्रतिक्षिप्त वेग घट जाता है। यहाँ देखो, जब हम बंदूक को कंधे से माने सटा के रखेंगे, तो हमारा जो वजन है और जो बंदूक का वजन है, द्रव्यमान है, दोनों द्रव्यमान क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। तो द्रव्यमान जितना ज़्यादा होगा, बंदूक पीछे की ओर झटका उतना कम मारेगी, है ना। यहाँ प्रतिक्षिप्त वेग का मतलब ये है कि जब बंदूक से गोली आगे छोड़ी जाती है, गोली यहाँ से निकलती है, तो बंदूक कहाँ की ओर जाती है? पीछे की ओर जाती है। जब पीछे जाएगी तो इसका द्रव्यमान यदि कम होगा तो हमारे कंधे से टकराएगी, तो कंधा टूट सकता है। इसलिए इसको कंधे से आदमी पहले से सटा लेता है। तो जो बंदूक का द्रव्यमान मान लो 5 किलोग्राम है, और यहाँ पर आदमी का द्रव्यमान 50 किलोग्राम है, तो कुल अब कितना हो गया? 55 किलोग्राम। द्रव्यमान बढ़ जाएगा तो इसका वेग, पीछे का वेग क्या हो जाएगा? घट जाएगा। पीछे के वेग को क्या बोलते हैं? प्रतिक्षिप्त वेग। ठीक है, और उसको चोट नहीं लगेगी, है ना। तो यही लिखना है कि बंदूक से गोली छोड़ते समय कंधे से सटाकर रखा जाता है, तो इससे क्या होता है? प्रभावी द्रव्यमान बढ़ जाता है। प्रभावी द्रव्यमान व्यक्ति का द्रव्यमान और धन बंदूक का द्रव्यमान, जिससे प्रतिक्षिप्त वेग का मान क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ठीक है, अब ये 13वां प्रश्न देखते हैं। ये भी आता है, समान वेग से आते हुए पिंड में 200 न्यूटन का बल लगाकर 0.25 सेकंड में रोका जाता है, तो आवेग की गणना करिए। तो आवेग का सूत्र देख लो, सीधा सा है, J=F डेल्टा टी होता है। तो F का मान कितना दिया है? 200 न्यूटन, और T का मान कितना दिया है? 0.25। गुणा कर देंगे तो ये 50 न्यूटन सेकेंड। 50 तो ठीक है, पर न्यूटन सेकेंड कैसे आया? बल का क्या होता है? न्यूटन। टाइम का क्या होता है? सेकेंड। तो इसका मात्रक क्या बन गया? न्यूटन सेकेंड। ठीक है, 14वें नंबर का प्रश्न देख लीजिए। ये दो तरह का प्रश्न आता है, कभी अभिकेंद्र बल लिखेगा, कभी इसका त्वरण लिखेगा। दोनों की परिभाषा लगभग सेम है, माने जब त्वरण आए तो हर जगह त्वरण लिख देना है, और जब बल आए तो हर जगह क्या लिख देना है? बल। तो है ना। तो देखिए, किसी वस्तु की वृत्तीय गति में केंद्र की ओर लगने वाले बल को अभिकेंद्र बल कहते हैं।
मान लो यहाँ त्वरण आ जाता तो यही लिख देते, किसी वस्तु के वृत्तीय गति में केंद्र की ओर लगने वाले त्वरण को अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। त्वरण आए तो त्वरण त्वरण कर देना है। मानिए यहाँ पर आपको दो चीज़ें सीखना, अभिकेंद्र बल भी और हाँ, तो कोई भी वस्तु जब ऐसे वृत्ताकार घूमती है ना तो उसके केंद्र की ओर क्या लगता है, बल लगता है ऐसे, तो उस बल को हम क्या बोलते हैं, अभिकेंद्र बल। और सूत्र होता है द्रव्यमान गुणे अभिकेंद्र त्वरण। बल का सूत्र होता है F=ma, तो m का मतलब द्रव्यमान, a का मतलब अभिकेंद्र त्वरण। तो यहाँ पर मान रखते हैं, देखो F का, बल का F रखेंगे, द्रव्यमान का क्या रख दिए m, और अभिकेंद्र त्वरण का क्या होता है v²/r। ठीक है, इस तरह से हमको यहाँ पर लिखना है। अब ये जो 15वां नंबर का प्रश्न है इसको भी देख लेते हैं। ढालू सड़क या बंकित सड़क, सड़क को जब मोड़ आता है तो एक तरफ ऐसे उठा देते हैं बाहर तरफ, ठीक है ना, तो इससे क्या फ़ायदा होता है, फिसलने से बचाव होता है, गाड़ी फिसलती नहीं है, टायर का कम नुकसान होता है, और कोई भी वाहन अधिक चाल से मुड़ सकता है, स्पीड धीरे करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देख लेते हैं वे प्रश्न जो लगभग 3 नंबर के प्रश्न में पूछे जाते हैं, पर ये 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है। अंतर तो है, 2 नंबर में आए तो 2 ठो अंतर, 3 नंबर में आए तो 3 अंतर, इस तरह से। तो यहाँ प्रश्न है बेलन घर्षण, जिसको लोटनिक घर्षण भी बोलते हैं, और सर्पी घर्षण में अंतर लिखना है। ठीक है, सर्पी घर्षण और क्या हो गया, बेलन घर्षण। तो बेलन का दूसरा नाम क्या है, लोटनिक। ठीक है, तो जब कोई वस्तु दूसरे वस्तु पर फिसलती है तो उनके संपर्क सतहों के बीच गति के विपरीत दिशा में लगने वाले विरोधी बल को सर्पी घर्षण कहते हैं। तो यही है कि मान के चलते हैं कि यहाँ पर एक ये गुटका है और यहाँ पर हम इसको सरका के इधर की ओर लगाएंगे, तो जो घर्षण बल है इसके गति के कहाँ लगेगा, विपरीत लगेगा, तो इससे सरक रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सर्पी घर्षण। समझ में आ गया। तो सीधे सीधे जब एक वस्तु दूसरे वस्तु, ये नीचे वाली उसमें चल रहा है, तो दूसरी वस्तु के ऊपर फिसलती है ना, तो गति के विपरीत दिशा में लगने वाले विरोधी बल को क्या बोला जाता है, घर्षण बल, सर्पी घर्षण। अब बेलन घर्षण में क्या होता है, जब एक वस्तु दूसरे वस्तु के ऊपर क्या होती है, लुढ़कती है, बाकी सेम लाइन है, तो उनकी संपर्क सतहों के बीच गति के विपरीत दिशा में लगने वाले विरोधी बल को बेलन घर्षण कहते हैं। अब यहाँ पर उदाहरण ऐसे दे सकते हैं, जैसे ये पहिया है, तो पहिया ऐसे घूम घूम के चलता है ना, ऐसे ऐसे, तो ये कौन सा घर्षण कहला गया, लोटनिक घर्षण कहला गया। ठीक है, अभी मैं देख रहा था कुछ लोग परिक्रमा करने जाते हैं कहीं कहीं की, तीर्थ स्थानों की, तो कुछ लोग ऐसा करते हैं कि अपने बॉडी को ऐसा ऐसा लुढ़का लुढ़का कर चलते हैं, और कुछ लोग ऐसा चलते हैं कि ये बिछाए, ये किए, फिर आगे ये किए, ऐसे ऐसे चलते हैं, और कुछ लोग अपने पूरे बॉडी को क्या करते हैं, लुढ़काते हैं। तो यहाँ पर देखो जब ऐसे ऐसे चलेगा तो कैसा है कहलाया, सर्पी टाइप का, और ये जब लुढ़क लुढ़क के चलेगा तो क्या हो जाएगा, वो बेलन घर्षण कहला गया। ठीक है, अब यहाँ पर फिसलती वस्तु के संपर्क सतह वही रहती है ना, जैसे मैं यहाँ पर इसी आदमी का दे दिया कि यदि ये यहाँ पर ऐसे लेट करके इस तरह से वो चलता है तो अगली बार भी ऐसे चलेगा, अगली बार भी ऐसे चलेगा, माने उसका पीठ जो है, पीठ नहीं पेट जमीन में टच होगा, है ना, तो हर बार टच होगा, तो इसका मतलब उसका संपर्क सतह कैसी है, वैसी की वैसी है। अब लुढ़कने वाला आदमी क्या होगा, कभी पीठ टच होगा, कभी हाथ टच होगा, कभी पेट टच होगा, ऐसे। तो इसमें देखो लुढ़कती वस्तु के संपर्क सतह क्या होती रहती है, बदलती रहती है। उदाहरण के लिए देख सकते हो हाथों का घिसना, है ना, या टेबल का ज़मीन में सरकाना, कुछ भी ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें आप बता सकते हो। और यहाँ पर ये पहिया चलना एक तरह का क्या है, सर्पी वो बेलन घर्षण कहला गया। अब यहाँ पर ये भी प्रश्न है, घर्षण के क्या लिखना है, नियम, है ना। अब घर्षण के नियम को समझते हैं। यह गति के कैसे लगेगा, विपरीत दिशा में। यदि कोई वस्तु आगे की ओर बढ़ रही है, इसका मतलब घर्षण बल कहाँ की ओर लगेगा, पीछे की ओर।
यह संपर्क सतहों के समांतर कार्य करता है। माने ये जो संपर्क सतह है ना, यदि ये ऐसे रखी है तो ये इसी के समांतर पीछे की ओर, यदि यहाँ पर ऐसे सरक रही है तो इसका घर्षण बल इसके समांतर लगेगा। माने जैसी भी सतह होगी सतह के कैसे लगेगा, समांतर। मेन चीज़ समझो, ये संपर्क सतहों के प्रकृति पर निर्भर करता है। संपर्क सतहें कैसी हैं उस पर निर्भर करता है। ठीक है, जैसे एक पत्थर को लकड़ी के ऊपर चलाओ और रबर के ऊपर चलाओ तो दोनों पर घर्षण का मान कैसा होगा, अलग अलग। संपर्क सतह अलग हो गई, माने घर्षण का मान भी क्या हो गया, अलग हो गया। ये देखो, ये अक्सर खाली स्थान में पूछता है। यह संपर्क सतहों के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है ना। क्षेत्रफल बड़ा हो या छोटा हो, संपर्क सतह पर घर्षण का मान प्रभावित नहीं होता है, एक जैसा लगता है। ठीक है, अब ये है सीमांत घर्षण अभिलंब प्रतिक्रिया के कैसे होता है, समानुपाती होता है। तो इस तरह से घर्षण के नियम है। अब यहाँ पर 5वां प्रश्न देखते हैं, और प्रश्न है संवेग संरक्षण का नियम लिखिए तथा इसे सिद्ध करिए। और प्रश्न को ऐसे भी समझना है कि परीक्षा में अकेला पूछ देता है, संवेग संरक्षण क्या है, सिद्ध करने के लिए नहीं पूछेगा तो सिद्ध नहीं करना है, जैसा प्रश्न आएगा वैसे। तो यदि बाह्य बल न लगाया जाए तो किसी विलगित निकाय का रेखी संवेग नियत रहता है। विलगित निकाय ऐसा निकाय होता है जिसको बाहर से कोई मतलब नहीं होता, बाहर की ऊर्जा का विनिमय नहीं होता है, द्रव्यमान का विनिमय नहीं होता है, उसको हम विलगित निकाय कहते हैं। जैसे मान लो थर्मस के अंदर हम चाय भर दें तो बाहर की गर्मी अंदर नहीं आ सकती, अंदर की गर्मी बाहर नहीं जा सकती है। ठीक है, न अंदर बाहर का चाय का कोई कण बाहर जा सकता है, उसका भाप तक नहीं जाएगा, न बाहर का कुछ आएगा। तो ऐसे निकाय को क्या बोलते हैं, विलगित निकाय। ठीक है, तो यदि बाह्य बल न लगाया जाए तो विलगित निकाय का रेखी संवेग क्या होता है, नियत रहता है। ठीक है, अब इसको हमको सिद्ध करना है तो हम कहाँ से चालू करेंगे, न्यूटन के द्वितीय नियम से। ये सूत्र होता है F बराबर dp/dt। वेक्टर ऑप्शनल है, आप चाहो तो लगाओ और नहीं लगाना है तो ज़रूरी नहीं है, पर सूत्र लिखना ज़रूरी है। अब यदि F बराबर 0 हो, क्योंकि कंडीशन बोलता है कि बाह्य बल न लगाया जाए, माने बल का मान कितना है, 0 है, तो इस सूत्र में F की जगह पर क्या रख दिए हैं, 0, और dp/dt तो लिखा ही है। इस dt का यदि तिर्यक गुणा करेंगे तो dp क्या हो, dp इक्वल टू क्या हो गया, 0। इसका मतलब ये dp का मतलब है संवेग में परिवर्तन। dp का मतलब क्या है, संवेग में परिवर्तन। तो परिवर्तन का मान क्या आया, 0, माने परिवर्तन नहीं हुआ, मतलब संवेग क्या हो गया, नियत हो गया। ठीक है, तो इस तरह से है ये प्रश्न। तो ये भी 6वां वाला प्रश्न है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तोप या बंदूक के प्रतिक्षिप्त वेग के लिए व्यंजक स्थापित करिए। और कभी कभी सीधे बंदूक तोप कुछ नहीं लिखता, लिख देता है प्रतिक्षिप्त वेग का व्यंजक स्थापित करिए। तो प्रतिक्षिप्त वेग का मतलब होता है पीछे का वेग। ठीक है, तो न्यूटन के नियम अनुसार क्या होता है कि जब कोई वस्तु में आगे की ओर बल लगाओ तो थोड़ा पीछे की ओर भी बल लगता है ना। तो या वेग उत्पन्न होता है। तो बस यही चीज़ है यहाँ पर कि जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो बंदूक की गोली की विपरीत दिशा में, बंदूक गोली की विपरीत दिशा में जिस वेग से गति करती है उसे प्रतिक्षिप्त वेग कहते हैं। अब इसको ऐसा समझ लो कि मान लो यहाँ पर ये एक बंदूक ही है, ऐसा मैं ऐसे सिंपल सा बंदूक बना देता हूँ। ठीक है, तो यदि यहाँ से हम गोली को छोड़ेंगे तो गोली कहाँ की ओर जाएगी, आगे की ओर। ठीक है, लेकिन ये बंदूक गोली छोड़ने पर कहाँ की ओर चली जाती है, पीछे की ओर। तो हम इस वेग को क्या कहते हैं, प्रतिक्षिप्त वेग। तो सीधी परिभाषा है, पहले इसका नाम लेना। जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो बंदूक जिस वेग से पीछे जाती है उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिक्षिप्त वेग। तो बंदूक का द्रव्यमान m मान लेते हैं और यहाँ पर गोली का द्रव्यमान स्मॉल m मान लेते हैं, इसका वेग गोली का सब स्मॉल स्मॉल मान लिए, और इसी का हमको व्यंजक करना है। चित्र ऑप्शनल है, बनाना चाहो तो बना भी सकते हो
और नहीं भी बनाओगे तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन इससे चित्र बना लोगे तो लिखना आसान हो जाएगा। देखो, माना बंदूक का प्रतिक्षिप्त वेग कितना है, v है। बंदूक का द्रव्यमान कितना है, m है। और गोली का वेग कितना है, v है। और गोली का द्रव्यमान कितना है, m है। तो संवेग संरक्षण का नियम ये कहता है कि यदि बाह्य बल न लगाया जाए तो किसी निकाय का संवेग क्या होता है, संरक्षित होता है। तो संवेग का सूत्र होता है m इंटू वी, द्रव्यमान गुणे वेग। तो देखो, शुरू में वेग ना तो गोली में था ना बंदूक में था, तो शुरू का जो संवेग है वो कितना है, ज़ीरो। तो बाद का भी संवेग कितना होना चाहिए, ज़ीरो। बस ये है। इसलिए यहाँ देखो, इसका संवेग निकालेंगे तो m इंटू वी करके लिख दिए हैं क्या, एम भी। और इसका m और v का गुणा करेंगे तो ये भी हो गया एम भी। माने ये हो गया बंदूक का संवेग, ये हो गया गोली का संवेग, दोनों के संवेग का मान कितना होना चाहिए, ज़ीरो। अब आगे स्टेप में हमको कैपिटल V निकालना है कि गोली बंदूक किस वेग से पीछे जाएगी। तो हम इसका पक्षांतर करेंगे तो माइनस एम भी होगा, और इस m को बड़े बटे में कर देंगे। तो इस तरह से यहाँ पर इसका सूत्र निकलेगा। अब ये सिंपल सा प्रश्न है, न्यूटन के गति का नियम लिखिए। इतना सिंपल हो गया कि अब आना बंद हो गया इसका, पर देख लेते हैं। यदि कोई वस्तु विराम में है या एक समान गति में है ना, तो वस्तु अपनी अवस्था में परिवर्तन तब तक नहीं करती जब तक कि उसमें बाह्य बल न लगाया जाए। आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो कि जब वस्तु एक समान गति में है तो गति में रहेगी, विराम में है तो विराम में रहेगी, जब तक उसमें बाह्य बल न लगाया जाए। ठीक है, इस तरह से करना है। इसी तरह से यहाँ पर हम बात कर लेते हैं द्वितीय नियम में, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उसमें लगाए गए बल के क्या होती है, समानुपाती। तीसरा नियम है, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। अब यहाँ एक न्यूमेरिकल प्रश्न है, इस न्यूमेरिकल प्रश्न को देखते हैं। 10 किलोग्राम की वस्तु पर 20 न्यूटन का बल 2.5 सेकंड तक लगाया जाता है। तो हमको आवेग, संवेग में परिवर्तन, वस्तु का त्वरण ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आवेग की बात करते हैं। तो सूत्र होता है F इंटू डेल्टा टी। ठीक है, F का मान इससे देख लेना है कितना है, F माने बल कितना है, 20, और डेल्टा टी माने समय कितना है, 2.5, गुणा कर देंगे तो ये 50 न्यूटन सेकेंड हो गया। इसके बाद यहाँ पर पूछता है दूसरा, संवेग में परिवर्तन। तो जो संवेग आवेग प्रमेय कहता है कि संवेग में परिवर्तन आवेग के क्या होता है, बराबर। तो आवेग का मान कितना आया था, 50। तो यहाँ पर आवेग का मान 50 है तो संवेग का परिवर्तन भी कितना होगा, 50 ही होगा। ठीक है, इसके बाद वस्तु का त्वरण है। तो सूत्र जानते हैं हम, F इक्वल टू एम इंटू ए। यदि ए निकालना है तो ए बराबर क्या हो जाएगा, F अपॉन एम। एफ का मान कितना है, 20। ए का मान कितना है ना, ए का मान यहाँ पर दिया है क्या, ए का मान, त्वरण का मान देख लेते हैं। त्वरण का मान नहीं, द्रव्यमान, द्रव्यमान का मान, एम का मान कितना है, 10। इसको भाग कर देंगे तो 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो गया। तो सीधा सीधा मान दिया है, सीधे सीधे आपको निकालना है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, तीसरा नंबर का है। न्यूटन के द्वितीय नियम से बल के सूत्र F बराबर ma की क्या करना है, व्युत्पत्ति। ठीक है, तो माना किसी वस्तु का द्रव्यमान कितना है, m, प्रारंभिक वेग कितना है, u, तो उसका प्रारंभिक संवेग p1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, mu। संवेग बराबर होता है ना द्रव्यमान गुणे वेग। ठीक है, इसी तरह से यदि वस्तु पर F बल लगाया जाए तो डेल्टा टी समय पश्चात वस्तु का वेग क्या हो जाएगा, v। तो अंतिम संवेग P2 बराबर mv। तो दोनों में m और m है, p भी दोनों में है, केवल 1 2 लिखा है, एक में u लिखा है, एक में क्या लिखना है, v। फिर निकालना है संवेग में परिवर्तन। तो जब संवेग में परिवर्तन निकालेंगे तो बाद में से पहले को क्या करना है, घटाना है। तो संवेग में परिवर्तन को लिखते हैं डेल्टा पी। इसका मतलब P2 माइनस क्या हो गया, P1। P2 का मान कितना है, एम भी, तो यहाँ एम भी रख दिए हैं। P1 का मान कितना था, हाँ तो ये कर दिए, और यहाँ से m कॉमन ले लिए तो v माइनस यू हो गया। अब v माइनस यू माने वेग में परिवर्तन, तो उसको डेल्टा भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं,
डेल्टा वी। अब न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से हम जानते हैं कि जो संवेग में परिवर्तन की दर है वो लगाए गए बल के क्या होती है, समानुपाती। ठीक है, तो यहाँ पर ये सूत्र लिख दिए हैं। यदि आप ये नहीं लिखोगे तो सीधे ये लिख देते हैं F इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। अब डेल्टा पी का मान देख लो, यहाँ पर क्या है, m डेल्टा वी, ये लिख दिए। अब यहाँ पर F लिमिट डेल्टा टी m डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, इसमें ये शब्द एक्स्ट्रा जुड़ गया है। इसका मतलब ये है कि बहुत कम समय अंतराल के लिए जिसका मान 0 के नज़दीक हो उसकी सीमा कर दी। लिमिट माने क्या होता है, सीमा। और इसको पढ़ते हैं लिमिट डेल्टा टी, और ये जो तीर जैसे हो ना इसको पढ़ते हैं टेंस टू, क्या पढ़ते हैं ऐसा, टेंस टू 0, ऐसा पढ़ेंगे, है ना। तो इसका मतलब उसकी सीमा ऐसे है कि समय अंतराल 0 के करीब है, 0 नहीं है पर बहुत छोटा है। तब हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी को डी लिख दिए हैं। यहाँ डेल्टा लिखा है ना, उस डेल्टा को क्या लिख दिए हैं, डी। अब ये डी वी अपॉन डी टी माने वेग में बटे समय क्या होता है, त्वरण। तो एफ इक्वल टू क्या हो गया, एम ए हो गया। इस तरह से हमको करना है। अभी हमारे पास चौथा नंबर का क्वेश्चन है, समतल सड़क पर वाहन की सुरक्षित चाल का क्या स्थापित करना है, व्यंजक। ठीक है, तो सबसे पहले तो इस तरह का हम चित्र बना लेंगे। ये चित्र आपको दिख रहा है और कोई विशेष कठिन चित्र नहीं है, आप जैसे चाहो वैसे बना सकते हो। 2 ठो ये बनाना, ये करना, ये करना। एक कार जैसे माने एक डिजाइन ऐसे बना लेना अपने हिसाब से। अब इसमें जो भार है ये क्या हो जाएगा, mg। इसमें अभिलंब प्रतिक्रिया क्या हो जाएगा, r। और यहाँ पर जो बल लगेगा वो क्या हो जाएगा, fs, घर्षण बल हो गया। और यहाँ पर सेंटर की ओर क्या लगेगा, अभिकेंद्र बल। अभिकेंद्र बल का सूत्र क्या होता है, mv स्क्वायर अपॉन r। बस इतना चीज़ ध्यान रखना है। तो यहाँ लिखेंगे माना वाहन का द्रव्यमान कितना हो गया, m, और ये वृत्ति मोड़ पर मुड़ रहा है जिसकी त्रिज्या कितनी है, r। इसका वेग कितना है, v है। तो इसमें निम्न तरह के बल कार्य करते हैं। तो कौन कौन से बल कार्य करेंगे, एक भार लगेगा mg, कहाँ की ओर लगेगा, नीचे की ओर। फिर अभिलंब प्रतिक्रिया लगेगी, ये वस्तु के कहाँ लगती है, लंबवत। आप इसमें देख सकते हो ये है अभिलंब प्रतिक्रिया, ऊपर लग रहा है, वस्तु के कहाँ लगेगा, लंबवत। और जो भार है mg वो कहाँ लगा, नीचे की ओर। जो घर्षण बल है वो गति के कहाँ लगेगा, विपरीत। और जो अभिकेंद्र बल है वो कहाँ की ओर लगेगा, केंद्र की ओर। तो ये 4 बल हमको लिखना है। तो ये सीमांत घर्षण Fs है, ये केंद्र की ओर लिख सकते हो या लिख सकते हो गति के कहाँ लगेगा, गति के विपरीत। और अभिकेंद्र बल लगेगा ये केंद्र की ओर, F इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो चित्र को देख करके 4 बलों का नाम लिख देना है। अब संतुलन की अवस्था में हम क्या करेंगे, इसमें देखेंगे आर जो है किसके बराबर है, ये देखो mg के। और fs किसके संतुलित कर रहा है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर को। तो इस तरह से यहाँ पर हम लिख देंगे r इक्वल टू एम जी और fs इक्वल टू क्या हो गया, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। अब हमको समीकरण 2 में से समीकरण 1 को भाग करना है। ठीक है, तो समीकरण 2 में क्या है, fs लिख दिए, इसके बटे में क्या है, r, तो r लिख दिए। अब यहाँ पर जब हम इसको काटेंगे, मतलब ये मैं यहाँ पर लिख दूँ fs अपॉन क्या हो गया, r, और यहाँ पर एम वी स्क्वायर अपॉन आर अपॉन में क्या है, एम जी। तो ये एम कटेगा, आर नीचे आ जाएगा, तो इस तरह से ये वी स्क्वायर अपॉन आर जी हो गया। डायरेक्ट लिख दिया, एक स्टेप आप बढ़ा सकते हो। अब जो एफ एस अपॉन आर होता है वो किसका मान होता है, म्यू एस। तो आर जी का इधर गुणा कर देंगे तो म्यू एस आर जी हो गया। वी का स्क्वायर हटाएंगे तो वी बराबर अंडर रूट म्यू एस आर जी हो गया। अब सुरक्षित चाल के लिए इसका मतलब है कि इसकी चाल या तो इसके बराबर हो या इससे क्या हो, कम हो, है ना। बस इतना ही आपको करना है। तो ये प्रश्न जो है आप लगा के देख लीजिएगा।